वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 30 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कौन लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? नीरज चोपड़ा। रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम हंगरी देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी। बेंगलोर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोलने जा रहा है। तमिलनाडु राज्य को बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2022 का रजत पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली में स्थित अनंतनाग झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। 2046 तक कार्बन शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य से IOC 2 लाख करोड़ रुपए तक खर्च करेगा। यहाँ पे समीर होगा, समीर वी कामत को बनाया गया है। अभी हाल ही में DRDO के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पंजाब के मोहाली शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने अक्टूबर 2022 में आतंकवाद के विरुद्ध एक विशेष बैठक के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों का मेज़बानी करने जा रहा है भारत। साथ ही अगला है, श्रीलंका शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और श्रीलंका में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की है। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, किस राज्य में 500 मेगावाट की दुगर जल विद्युत परियोजना और 42 मेगावाट की बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए हम देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 26 स्कूलों में डैश पहल का आयोजन किया है। कौन से पहल का आयोजन किया है? मीट द चैम्पियन पहल का आयोजन किया गया है और ये 26 स्कूलों में किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि कल था। तो इसी शुभ अवसर पे गवर्नमेंट ने 26 स्कूलों में मीट द चैम्पियन का आयोजन किया था, जिसमें निखत जरीन, भावना पटेल, मनप्रीत सिंह, साथ ही नीरज चोपड़ा, इन जैसे एथलीटों ने हिस्सा लिया और अपनी जो भी इनकी अनुभव रहे जीवन में, इनके साथ क्या क्या सबक हुए, ये सारे टिप्स स्कूल के बच्चों को सिखाया। साथ ही अगर हम देखें तो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने मीट द चैम्पियन का पहल की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई। अब आइए हम यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में अगर देख ले दोस्तों, तो ये पर ईयर 29 अगस्त को मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। यह खेल नायकों और चैंपियन को समर्पित है। इसका उद्देश्य खेलों के मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। साथ ही इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस का जो थीम है वो रखा गया है, एक समावेशी और फिट समाज के लिए एक सक्षम के रूप में खेल। तो ये बनाया गया है थीम इस वर्ष का। आइए अभी यहाँ पे कुछ हम और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख ले। अगर दोस्तों जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके बारे में अगर हम देख लेते हैं, तो हील बाय इंडिया जो प्रोग्राम है ना, उसको हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा क्यों स्टार्ट किया गया है? जो भी यूथ हैं, युवा हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट में बढ़ावा किया जाए, मतलब उनके स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए और फिर उन्हें विदेश में कहीं भी काम करने के योग्य बनाया जाए। तो ये हील बाय इंडिया, इसी का मेन मोटो यही है। और अगर हम देखें सुपर 50 के बारे में देखें, तो ये भारतीय सेना ने स्टार्ट किया है। कहाँ पे स्टार्ट किया है? इसे भारतीय सेना ने जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किया है। साथ ही यह किस लिए किया गया है? यहाँ पे जो भी मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे तैयारी करते हैं ना, उनको फ्री में एजुकेशन देने के लिए किया गया है। मतलब फ्री में मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी के लिए इसको स्टार्ट किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। अब हम 7 पहल को अगर देख लें, तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी LG मनोज सिन्हा, इन्होंने ही इसे शुरू किया था। और किस लिए इसे शुरू किया है?
इसे शुरू किया गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ना, उनको बाज़ार से जोड़ना इसका मेन मोटिव है। तो सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। नागपुर में डैश पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया गया। कौन सा त्यौहार मनाया गया यहाँ पे? मारबत त्यौहार, जो कि मनाया जाता है नागपुर में, और यह इस समय मनाया गया। लगभग 1 सदी से भी अधिक समय से इस उत्सव को लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1885 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शहर को दुष्ट आत्माओं के हमले से बचाना, और यह केवल नागपुर में ही मनाया जाता है। चलिए, इसमें बहुत सारी पूजा वगैरह भी किया जाता है, जिसमें काली माता और काला और पीला करके ऐसे कुछ प्रतिमा बनाया जाता है और उसका पूजा किया जाता है। चलिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तलहराने समाज ने अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी के चलो जाओ आह्वान को बढ़ावा देने के लिए मारबत जुलूस का इस्तेमाल किया था। तो ये आज़ादी से भी संबंधित है, तो यहाँ पे काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। चलिए अब हम यहाँ पे अगर ऑप्शंस को देख लें दोस्तों, तो त्रिशूर पूरम कहाँ मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम केरल में मनाया जाता है। केरला का त्यौहार है और इसे अभी हाल ही में मई 2022 में मनाया गया। अब यहाँ पे खार्ची आ जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? खार्ची त्रिपुरा का है, ये याद रखिएगा। खार्ची उत्सव जो है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है और ये जुलाई 2022 में मनाया गया है। साथ ही अगर हम लवेंडर महोत्सव देखें तो दोस्तों लवेंडर महोत्सव ना इस बार पहली बार लवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, लवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पहला था, तो याद रखेंगे आप। बाकी सारे तो इम्पोर्टेंट हैं ही। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को बनाया गया है। आप देख सकते हैं यह एक मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को कार्यकाल नवंबर 2022 से शुरू हो रहा है और यह 3 साल तक की अवधि के लिए यहाँ रहेंगे। और भारत में वर्तमान कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला का स्थान यह ले रहे हैं। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम 2018 और 2021 के बीच वित्त मंत्रालय में सबसे कम उम्र के सीए थे। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए अब हम देखें, अगर देखिए दोस्तों ऑप्शंस को अगर हम यहाँ पे देख लें तो WTO समिति के अध्यक्ष जो है वो अनवर हुसैन शेख हैं। WTO समिति के अध्यक्ष ये इंडियन है। साथ ही अमरदीप सिंह गिल कौन है? ये यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं ना एंटोनियो गुटेरेस, उनके प्रौद्योगिकी दूत हैं। एंटोनियो गुटेरेस के प्रौद्योगिकी दूत हैं अमनदीप सिंह गिल, तो आप याद रखेंगे। साथ ही अरविंद कृष्ण कौन है? ये ना फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में यह शामिल है, तो इनका नाम इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पहले IMF के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले IMF का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। और साथ ही 1944 में ना अमेरिका में 44 देशों का एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन का नाम क्या था? मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वुटन वुड नाम था। तो वुटन वुड सम्मेलन हुआ यहाँ पे। तो इस सम्मेलन में 3 ऐसे आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर 3 ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हुई। तो एक IMF था, उसके बाद एक था वर्ल्ड बैंक और एक था ITO। तो ये ITO ही आगे मतलब इसके जगह पे ना WTO अभी काम कर रहा है और ITO नहीं बना, लेकिन हाँ ये दोनों IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों बना। और साथ ही हम अगर देखें तो IMF में ना 189 देश अभी शामिल हैं इसमें और इसे 1945 में
बनाया गया। इसका अगर हम देख लें हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। आप इसको याद रखेंगे। अभी इसके एमडी कौन है, एमडी इसकी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, तो ये भी आप याद रखेंगे, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है अभी इसकी एमडी। चलिए अभी ना डिप्टी एमडी यहाँ की कौन है, डिप्टी एमडी ना भारत से हैं गीता गोपीनाथ, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये नाम याद रखना। चलिए दोस्तों, आईएमएफ मतलब किस तरह का संगठन है, अगर आपसे पूछा जाए कि आईएमएफ किस तरह का संगठन है, तो दोस्तों जिस तरह से आरबीआई इंडिया में काम करता है ना, जिस तरह से आरबीआई या फिर किसी देश का सेंट्रल बैंक उस देश में काम करता है ना, वैसे ही आईएमएफ ना वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबली एक सेंट्रल बैंक की तरह ही काम करता है। तो भारत में जिस तरह से आरबीआई को यह ध्यान रखना रहता है कि मौद्रिक स्थिरता बनी रहे, कहीं कोई मंदी ना आए, महंगाई ना आए, तो उसी तरह से आईएमएफ भी पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ों का ध्यान रखता है। और अगर किसी भी देश को लोन की ज़रूरत हो गई या इमरजेंसी में, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में डिफरेंस क्या है कि जो आईएमएफ है ना, आईएमएफ वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे लोन देता है, और ये भी हाई प्राइस पे देता है। तो अब जैसे देखिए श्रीलंका में अभी हाल ही में हमने देखा इमरजेंसी आई हुई थी, तो वर्ल्ड बैंक वहाँ पे लोन नहीं देगा भाई, वर्ल्ड बैंक तो सीधा बोलेगा कि तुम जाओ आईएमएफ के पास, हम तुमको लोन नहीं देंगे। और उसके बाद ना लेकिन आईएमएफ क्या करता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है और इमरजेंसी में लोन देता है, लेकिन ये हाई प्राइस पर लोन देता है। वर्ल्ड बैंक में क्या है ना कि अगर आप किसी परियोजना पे काम कर रहे हैं या फिर बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती हैं, बिजनेस स्टार्ट करना, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए और लो प्राइस पर देता है लोन, लेकिन यहाँ पे आईएमएफ ऐसा नहीं करता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसका मेन काम है कि मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखे, मौद्रिक स्थिरता होती है ना उसको बनाए रखे, इसका मेन काम होता है। चलिए आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट क्या है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ एवं डैश ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। और यह किस तरह की मिसाइल है, यह एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कहाँ से, उड़ीसा के तट पर चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप यानी इंडिजिनस तरीके से डिजाइन और विकसित किया गया है ये, और इसका उद्देश्य है कि निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना। जो भी पास की सीमाएं हैं वहाँ पे जो भी हवाई खतरे हैं यानी कि एयर के थ्रू जो भी अटैक्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को बेअसर करना इसका मेन काम है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, आई होप। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देख लें कि अभी हाल में देखें कि डीआरडीओ ने कौन कौन से ऐसे परीक्षण किए हैं या किन किन चीज़ों को अभी बनाया है, तो दोस्तों एक ना हेलिना, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी इसको डिस्कस किया था, हेलिना का परीक्षण किया था पोखरण से, इसको किया गया था डीआरडीओ के द्वारा ही। और ये क्या है मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिखे, यह एक एडवांस एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल है। तो ये याद रखेंगे, एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। ये कहाँ से किया गया था, हेलिना का पोखरण से इसका परीक्षण किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का भी किया गया है डीआरडीओ के द्वारा ही, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। फिर एक और है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जिसका नाम क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है एक और, जिसका नाम है प्रलय, तो इसको आप याद रखेंगे। ये भी डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है परीक्षण इसका। अब एक और देख लेते हैं, यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल है एक, जिसका नाम क्या है, अग्रिपी नाम है इसका, डीआरडीओ ने ही इसका परीक्षण किया था। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि
एक इंडिजिनस हाई स्पीड हीट अभ्यास का परीक्षण भी किया गया DRDO के द्वारा। क्या किया गया? इंडिजिनस हाई स्पीड हीट अभ्यास का परीक्षण किया गया है, तो इसको याद रखेंगे आप। अभी हमने पढ़ा DRDO के अध्यक्ष बने हैं समीर जी, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूरी दुनिया की अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में मैक रदरफोर्ड है ना, ये पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, और ये ब्रिटिश पायलट हैं जिनकी एज मात्र 17 साल है, और इन्होंने अकेले पूरी दुनिया में उड़ान भर लिया है। काफ़ी कम एज में, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने यह रिकॉर्ड महज 150 दिनों में बनाया है। 23 मार्च 2022 को बुल्गारिया की राजधानी सोफिया से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, और अगस्त 2022 में यह अपने विमान को इन्होंने उतारा है। और उड़ान से रदरफोर्ड ने 5 महाद्वीपों के 52 देशों की यात्रा की, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया है। आप इनको देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस को अगर कोरिलेट कर ले तो सहरोज कासिफ कौन है? ये ना वर्ल्ड के यंगेस्ट क्लाइंबर है जो कि K2 पर चढ़े हैं, ठीक है। प्रियंका मोहिते कौन है? प्रियंका मोहिते भी एक रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने भारत में। यह भारत की पहली महिला है जिन्होंने दुनिया की पाँच सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है, यानी दुनिया की 5 ऊंची चोटियों को फतह करने वाली भारत की पहली महिला है प्रियंका मोहिते। अब यहाँ पे अगर हम हरिप्रीत चंडी को देखें तो दोस्तों हरिप्रीत चंडी ना एक महिला मतलब इंडियन ऑरिजिन की ही है। इन्होंने साउथ पोल पर अकेले पहुँचने वाली पहली महिला बनी है ये, तो आप इनको याद रखेंगे। इसके अलावा ना इनका एक और नाम रखा गया है यहाँ पे, पोलर प्रीत भी बोला जाता है इनको, तो ये याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ना करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस, इन दोनों लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी A और B राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप देख सकते हैं। चलिए यूरोपीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा इनको दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है इन्होंने, वर्ष मतलब 2022 के लिए यह पुरस्कार इन्हें मिला है। अच्छा दोस्तों कार्स्टन वारहोम कौन है? तो इनको ना अभी हाल ही में मतलब 2021 के लिए इन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेल का पुरस्कार दिया गया था कार्स्टन वारहोम को। अब एलन थॉम्सन कौन है? एलन थॉम्सन हेरा भी, इनको भी वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का फीमेल अवार्ड दिया गया था। तो ये दोनों भी कोरिलेट करके आप पढ़ लेंगे, याद रहेगा ऐसे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के कौशल को बढ़ावा देने के लिए किसने एक अभियान की घोषणा की है? इस अभियान की घोषणा गूगल के द्वारा किया गया है। गूगल ने भारत में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के कौशल को बढ़ाने के लिए एक अभियान की घोषणा की है, और यह कंपनी के साइबर सुरक्षा रोड शो का हिस्सा होगा। पूरे भारत के कई शहरों को कवर करा जाएगा इसमें, और उपभोक्ता ऐप और उद्यम कार्यक्रम के निर्माण की सुरक्षा की नीति पर उपकरण ट्यूटोरियल पर यह सलाह प्रदान करेगा। अप स्किलिंग प्रोग्राम भारत में 1 लाख डेवलपर को लक्षित करना है, यानी इनका एम है कि 1 लाख डेवलपर को यहाँ पे बनाया जाए। आइए अगर हम यहाँ पे देख लें कि गूगल से संबंधित कुछ और अभियान या फिर पहल को देख ले, इनिशिएटिव को देख ले, तो अभी हाल ही में ना कल्चरल मिनिस्ट्री ने भारत की उड़ान नाम से एक पहल स्टार्ट किया है। भारत की उड़ान गूगल के हेल्प से ही किया है कल्चरल मिनिस्ट्री ने। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है कि एक गूगल के द्वारा ना स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया, तो इसे भी याद रखिएगा आप। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
किस देश ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? यह जो हस्ताक्षर हुआ है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। भारत और बांग्लादेश ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, खुलना में ही ना एक हाईटेक पार्क भी बनाया जा रहा है, भारत के हेल्प से ही बनाया जा रहा है, तो ये याद रखेंगे खुलना में। तो अब आगे अगर देखें तो दूसरा, पार्वतीपुर और कोनिया के बीच में 1 मीटर गेज लाइन को ड्यूल गेज लाइन में बदला जाएगा। और साथ ही परियोजनाओं को $2 अरब भारतीय ऋण व्यवस्था के तहत वित्त पोषित के साथ यह क्रियान्वित किया जाएगा। यानी भारत के हेल्प से ही यह जो भी यहाँ पे परियोजना हो रही है, 2 रेल परियोजना, ये भारत के हेल्प से ही बनाई जा रही है। 2 बिलियन यहाँ पे $2 अरब के ऋण व्यवस्था से। भारत और बांग्लादेश के बीच में ना कई सारे ट्रेन्स भी चलते हैं दोस्तों। तो अभी हाल ही में ना भारत और बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस चलाई गई है। इसके अलावा बंधन और मैत्री ट्रेन है ना, ये भी चलाई जाती है दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश ने ना अभी हाल ही में एक समझौते पे हस्ताक्षर भी किया है। किस लिए हस्ताक्षर किया है? 420 ब्रॉडगेज वैगन खरीदने के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। अगर हम स्पेशली देखें तो ये समझौता बांग्लादेश और HEIL के बीच में हुआ है। चलिए, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देख लें दोस्तों, तो अभी हाल ही में ना भारत और नेपाल के बीच में, यानी जयनगर, बिहार में जो एक जयनगर है ना, बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच में एक रेलवे लाइन को स्टार्ट किया गया है। तो ये नेपाल से कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा 16 मई को PM मोदी ने नेपाल की यात्रा की थी। 16 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन इन्होंने यात्रा की थी, तो वो 16 मई था। कई बार पूछा जाता है कि मई माह में PM मोदी ने किस देश की यात्रा की, तो आप इसको याद रखेंगे। और इसी समय जब उन्होंने यात्रा किया ना, तो 6 समझौते पे हस्ताक्षर हुआ था, जो कि 6 जो ये समझौते थे ना, वे जल विद्युत से संबंधित थे। अब यहाँ पे अगर श्रीलंका की बात आती है दोस्तों, तो श्रीलंका में भी ना भारत के हेल्प से एक इंटरसिटी ट्रेन सेवा को भी बनाया जा रहा है। इंटरसिटी ट्रेन सेवा को बनाया जा रहा है श्रीलंका में, वो भी भारत के हेल्प से बनाया जा रहा है। और ये तो पता ही होगा आपको, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि त्रिकोमाली टैंक समझौता जो हुआ है वो भारत और श्रीलंका के बीच में ही हुआ है। त्रिकोमाली तेल टैंक समझौता। अब आइए भूटान की बात अगर देख लें हम, तो दोस्तों भूटान ना भीम UPI को यूज करने वाला, यहाँ पे हम देख लें, भीम UPI को यूज करने वाला पहला पड़ोसी देश बन गया है भूटान। तो यह याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न। चलिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को डैश भेज दिया गया है। कहाँ भेजा गया है? ये साउथ कोरिया में इस टैंक को भेजा गया है। भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को दक्षिण कोरिया भेज दिया गया है। क्रायोजेनिक उपकरण और समाधान बनाने वाली कंपनी आइनोक्सवा ने इसको बनाया है और दक्षिण कोरिया को भारत में निर्मित सबसे बड़े टैंक को इसी के द्वारा भेजा गया है। अगर इसके कैपेसिटी को देख ले तो 338 MQ है और इसके साथ ही इसका निर्यात कंडाला में किया गया है, कंडाला से किया गया है। चलिए, इसके माध्यम से ना भारत में ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का विजन का समर्थन मिलेगा काफ़ी, और ये भारत और साउथ कोरिया के जो रिलेशन है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, बात आती है यहाँ पे साउथ कोरिया की दोस्तों। तो साउथ कोरिया ना अभी 1-2 दिन पहले का न्यूज़ है कि इसने दुनिया भर में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। अब हम बात कर ले अगर फिलीपींस की, तो दोस्तों भारत और फिलीपींस के बीच में ना
समझौता हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए समझौता हुआ था। अब जर्मनी को अगर हम देख लें तो दोस्तों जर्मनी में क्या हुआ था ना, इंडिया और जर्मनी ने रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रीन हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। ग्रीन हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है भारत और जर्मनी ने। अगर अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है ना जिसने राइट टू रिपेयर बिल को पास किया है, मतलब मरम्मत का अधिकार जो होता है तो उसको अपनाने वाला पहला देश बन गया है दुनिया में। चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे को। आगामी एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का अंतरिम मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो फटाफट आप बताएं इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ करके लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ करके वो भी दे सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं आप। अगर आप शॉर्ट्स वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो देखा करें, उससे आपका ही फ़ायदा होगा, रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और वीकली करंट अफेयर्स भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है, उसको देख लेंगे आप एक बार, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।